अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम स्टूडेंट कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 7 है, कंप्यूटर साइंस, चैप्टर नंबर 1 है प्रॉब्लम सॉल्विंग। इस चैप्टर के हवाले से काफ़ी चीज़ें पहले हम पढ़ चुके हैं। ये साइकिल आपके सामने प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो लूप है वो आपको नज़र आ रही है। इसमें कुछ चीज़ें हम पढ़ चुके हैं और कुछ चीज़ें ये आपके सामने इंशाल्लाह ओवरऑल डिटेल है। बेटा, प्रॉब्लम सॉल्विंग के 9 फेजेज़ हैं। पहला फेज़ है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, दूसरा स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट, तीसरा प्रॉब्लम एनालिसिस, चौथा है डिज़ाइन ऑफ एल्गोरिदम एंड फ़्लो चार्ट। डिज़ाइन ऑफ एल्गोरिदम एंड फ़्लो चार्ट जो है, इसके बारे में हमने कुछ चीज़ें पढ़ी हैं और कुछ चीज़ें बाकी हैं। उसके बाद हमारे 4 फेज़ कंप्लीट हो जाएंगे। देन हम आगे कैरी ऑन करेंगे 5वें फेज़ को, जो कि कोडिंग या प्रोग्रामिंग है। फिर टेस्टिंग और डिबगिंग आती है, इम्प्लीमेंटेशन है, मेंटेनेंस एंड अपडेटिंग है, और आखिर में हमारा जो फेज़ है दैट इज़ डॉक्यूमेंटेशन। तो हम आगे बढ़ते हैं और डिज़ाइन ऑफ एल्गोरिदम एंड फ़्लो चार्ट में जो चीज़ें बाकी हमारी रहती हैं उसके ऊपर बात करते हैं। जो पहले हम कर चुके हैं वो मैं बताना चाहूँगा। एल्गोरिदम की डेफिनेशन हमने पढ़ी, उसके बारे में कुछ लाइव एग्जांपल भी मैंने आपके सामने पिछले लेक्चर्स में रखी। देन हमने फ़्लो चार्ट के डेफिनेशन को पढ़ा। हमने बताया कि फ़्लो चार्ट इज़ अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिदम, और उसके साथ मैंने आपको फ़्लो चार्ट के जो सिंबल्स हैं, चूँकि पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है सो उसमें कुछ सिंबल्स हैं जो कि इस्तेमाल होते हैं। उन सिंबल्स का जो नाम है, उनका जो इस्तेमाल है वो डिटेल में उस पर हमने बात की। उसकी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल फॉर एडिंग 2 नंबर्स वो भी मैंने आपके सामने रखी, और आगे वो एग्जांपल दोबारा भी आ रही एज़ अ रिविज़न। उसके बाद हमने पढ़ा फ़्लो चार्ट के कुछ और चीज़ें थी जो मैंने आपके सामने रखी, जैसे फ़्लो चार्ट को ड्रॉ करने की जो गाइडलाइंस हैं उसके पॉइंट मैंने आपको लास्ट टाइम लेक्चर में बताए। तो आगे अब हम मूव करेंगे जिसके अंदर और कुछ चीज़ें हैं जो कि हम उस पर इंशाल्लाह बात करेंगे। तो आप मेरे साथ रहिएगा, हम आगे मूव करते हैं और आज का जो लेक्चर है उसकी जो अहम चीज़ें हैं उस पर हम इंशाल्लाह बात करते हैं। एल्गोरिदम के हवाले से चूँकि हमारा फेज़ नंबर 4 चल रहा है, तो फेज़ नंबर 4 में हमने एल्गोरिदम के बारे में इन डिटेल पढ़ा, लेकिन उसमें एक डेफिनेशन है डेस्क चेकिंग की, जो कि मैंने आपको बताया था कि आगे चल के आपको बताऊंगा। वो आपके सामने इस टाइम स्क्रीन पे मौजूद है। डेस्क चेकिंग इज़ अ मैनुअल नॉन कंप्यूटराइज्ड टेक्निक फॉर चेकिंग द लॉजिक ऑफ एन एल्गोरिदम। द पर्सन परफॉर्मिंग द टेस्ट चेकिंग effectively acts as the computer using pen and paper to record result. The desk checker carefully follows the algorithm, being carefully to rigidly adhere to the logic specified. इसके साथ कुछ उसका टेबल भी नीचे गिवन है जिसमें 4 स्टेप्स को देखना होता है। आइडेंटिफाई द डेटा सेट, आइडेंटिफाई द एक्सपेक्टेड रिजल्ट, ट्रेस थ्रू द एल्गोरिदम विद द डेटा सेट्स यूजिंग अ ट्रेस टेबल, एनालाइज एंड कंपेयर द रिजल्ट प्रोड्यूस इन स्टेप 3 एंड द एक्सपेक्टेड रिजल्ट इन स्टेप 2। देखें, जब भी हम बात करते हैं किसी भी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए, तो उसमें बेसिकली फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमने ये देखना होता है कि हमने प्रॉब्लम जो सॉल्व करना है, जो हमने सोल्यूशन प्रोवाइड करना है वो क्या है। देन उस सोल्यूशन को प्रोवाइड करने के लिए कौन सी इनपुट्स हैं जो हम देंगे सिस्टम को, उसके ऊपर फिर कौन से ऑपरेशंस हैं, मतलब उसकी कौन सी कैलकुलेशंस हैं, और आफ्टर मेकिंग द कैलकुलेशंस हमने जो रिज़ल्ट है, हमारा जो सोल्यूशन है वो किस शक्ल में आना चाहिए। तो इन तमाम चीज़ों को हम देखते हैं। किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्व करने का जो तरीक़ाकार, उसके अंदर इन चीज़ों को देखा जाता है। डेस्क चेकिंग रिलेट करता है प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो फेज़ नंबर 4 है, उसमें एल्गोरिदम की जब हमने बात की, तो एल्गोरिदम जो है वो एक ऐसा प्रोसीजर है जो कि मैनुअली एक आम सिंपल वे में हमारे सामने स्टेप्स में आता है, और हर स्टेप का एक स्पेसिफिक नंबर होता है, और वो स्टेप्स जो हैं वो तरतीब में होते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और उसके बाद जो सॉल्यूशन हम प्रोवाइड कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ एल्गोरिदम, चूँकि वो एल्गोरिदम पेज पे लिखा जाता है, पेपर पे लिखा जाता है, हमें उसका सॉल्यूशन वहाँ पे नहीं मिलता जैसे कंप्यूटर में होता है। आपने प्रोग्राम लिखा, आपने उसको एग्जीक्यूट किया और रिज़ल्ट आपके सामने है। तो एल्गोरिदम में हमने करना ये होता है कि हर एक स्टेप को किसी डेटा की मदद से चेक करना होता है कि ईदर दैट स्टेप इज़ करेक्ट और नॉट करेक्ट। तो दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड डेस्क चेकिंग। हर एक फ़ेज़ को हमने चेक करना है पेपर और पेंसिल की मदद से, टेस्ट डेटा दे के हमने देखना है, और एट द एंड हमने देखना है कि क्या जो रिक्वायरमेंट यूज़र ने दी थी, क्या हमने उसका सलूशन प्रोवाइड कर दिया है। अगर हमने कर दिया है, या जो वो एल्गोरिदम लिखा गया है, जिस ऑब्जेक्टिव के लिए लिखा गया है, जिस मकसद के लिए लिखा गया, अगर वो ऑब्जेक्टिव हमारा अटेन हो रहा है,
बाय गिविंग सम टेस्ट डेटा, तो इट मीन्स कि एल्गोरिदम इज़ करेक्ट, वो ठीक काम कर रहा है। तो डेस्क चेकिंग का सिर्फ यही काम है। डेस्क चेकिंग जो है वो केयरफुली की जाती है ऑन द पेपर एंड विद द हेल्प ऑफ पेंसिल। एक एक स्टेप को देखा जाता है, चेक किया जाता है। अगर वो स्टेप ठीक काम कर रहा है तो टिक दैट स्टेप, देन मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। इसी तरह 1 by 1 तमाम स्टेप्स को चेक किया जाता है। आगे मूव करते हैं। फ़्लो चार्ट बड़ा अहम टॉपिक है। मैंने आपको बताया था कि फ़्लो चार्ट इज़ द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिदम। प्रॉब्लम सॉल्विंग के जो एक सीक्वेंस है उसके अंदर पहले आता है हमारे सामने एल्गोरिदम। जो भी सॉल्यूशन हमने प्रोवाइड करना है उसका एक रफ़ आइडिया होता है, दैट इज़ कॉल्ड एल्गोरिदम। फिर उस एल्गोरिदम को हम आगे मूव करते हैं, उस एल्गोरिदम को पेपर पे लिखते हैं कि हमने ये स्टेप्स फॉलो करके हमने मसले को हल करना है। फिर उन स्टेप्स को लेके जाते हैं तस्वीरी शक्ल में, दैट इज़ कॉल्ड फ़्लो चार्ट। एज आई टोल्ड ऑल ऑफ़ यू दैट फ़्लो चार्ट इज़ अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिदम। सो फ़्लो चार्ट के अंदर ड्रॉ करने में कुछ उसके बेनिफिट भी मिलते हैं हमें आगे चल के, लेकिन उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी आपसे शेयर करूँगा। पहले हम बात करते हैं फ़्लो चार्ट बेस्ट डिस्क्राइब द लॉजिक ऑफ एन एल्गोरिदम। एक एल्गोरिदम की बेहतरीन जो रिप्रेजेंटेशन है वो है फ़्लो चार्ट। उसका जो लॉजिक है एक्चुअली एल्गोरिदम की, वो हम विद द हेल्प ऑफ दैट पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आपके सामने रखते हैं कि आपका डेटा यहाँ से यहाँ पे फ़्लो हो रहा है, यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है, यहाँ पे इनपुट हो रहा है, यहाँ पे आउटपुट हो रहा है, और ये उसका पूरा प्रोसीजर है। द सेकंड एडवांटेज ऑफ फ़्लो चार्ट इज़ दैट फ़्लो चार्ट इज़ द पार्ट ऑफ डिटेल्ड डिज़ाइन डॉक्यूमेंट। देखें, जब भी हम प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करते हैं तो हम उसका एक फ़ेज़ है डॉक्यूमेंटेशन का, जिसका मतलब ये होता है कि जिस फेज़ पे हम काम कर रहे हैं उसका पूरा डिज़ाइन, उसकी पूरी डिटेल उसको लिख लिया जाता है, ताकि आइंदा इन फ्यूचर कभी अगर उस सोल्यूशन को दोबारा रीसॉल्व करना है तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल हो, वो पहले वाले डिज़ाइन हमारे काम आ सकें, उनको देखा जा सके कि पहले कौन सा प्रोसीजर कैसे हमने डिज़ाइन किया था, कौन सा प्रोग्राम का कौन सा हिस्सा कैसे डिज़ाइन किया था। तो ये हमारे लिए एज अ डिज़ाइन डॉक्यूमेंट बेनिफिशियल हो सकता है। तीसरा जो इसका बेनिफिट है, फ़्लो चार्ट हेल्प्स इन डिबगिंग प्रोसेस। डिबगिंग का प्रोसेस आगे चल के हम पढ़ेंगे। डिबगिंग का मतलब होता है एरर को तलाश करके उसको ठीक करना। तो फ़्लो चार्ट में चूँकि पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है और इन डिटेल एक एक स्टेप को देखा जाता है, तो अगर कहीं पे कोई गड़बड़ है, कोई प्रोग्राम के अंदर बग है, वो बग आपका जो है डिज़ाइनिंग में भी हो सकता है, वो मंतकी भी हो सकता है, लॉजिकल, किसी भी तरह का बग है उसको रिमूव करने में मदद मिल सकती है, हेल्प आपको मिलेगी फ़्लो चार्ट के अंदर इंशाल्लाह। तो लास्ट इसका पॉइंट है, फ़्लो चार्ट हेल्प्स द प्रोग्रामर टू आइडेंटिफाई द फ्लो ऑफ डेटा एंड प्रोसेसेस। देखें, चूँकि अगला स्टेप होता है कोडिंग का। फ़्लो चार्ट डिज़ाइन हो गया, उसके बाद जो कोडर है, जो प्रोग्रामर है, उस फ़्लो चार्ट को सामने रखते हुए उसके सारे प्रोसीजर को प्रोग्राम करता है बाय यूजिंग एनी प्लेटफॉर्म ऑफ द लैंग्वेज। सो उसके लिए ये बड़ा बेनिफिशियल होता है, उसको डेटा का फ़्लो, उसको प्रोसेसेस का फ़्लो जो है ये फ़्लो चार्ट की मदद से मिलता है, चूँकि उसमें फ़्लो लाइंस आपको बता रही होती हैं कि आपने कहाँ से निकल के कहाँ पे जाना है। सो दैट इज़ द लास्ट बेनिफिट ऑफ ड्राइंग अ फ़्लो चार्ट। एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस द डिसएडवांटेजेस ऑफ फ़्लो चार्ट। पहला जो डिसएडवांटेज, ये एक्चुअली दीज नॉट द डिसएडवांटेज, दीज आर द लिमिटेशंस। उसके अंदर जो हदें हैं, वो पहली बात तो ये है कि अगर आपके सामने कोई कम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जिसके लिए आपको मल्टीपल पेजेस के ऊपर एक फ़्लो चार्ट बनाना पड़ा, तो वो ज़रा मुश्किल हो जाता है। उसका फ़्लो को देखना, उसका सीक्वेंस को देखना, ऑन पेज ऑफ पेज कनेक्टर लगा के उसकी ट्रेसिंग करनी, एक जगह से दूसरी जगह पे जाके चेक करना, चूँकि प्रोसेस बेशुमार होते हैं, सारे लिंक्ड होते हैं, तो उनको ट्रेस आउट करना और उस पर काम करना, दैट इज़ टू मच डिफ़िकल्ट। सो दैट्स वाई इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ड्रॉ फ़्लो चार्ट फॉर कम्प्लेक्स प्रॉब्लम। नंबर 2 है इफ़ ऑल्ट्रेशन, तब्दीली, ऑल्ट्रेशन इज़ रिक्वायर्ड द फ़्लो चार्ट इज़ टू बी रीड्रॉन। अगर कहीं पे आपने फ़्लो चार्ट बनाया है, काफ़ी बड़ा फ़्लो चार्ट है, आपने उसके मिड में जाके कहीं पे मिस्टेक कर दी, उसको आपने ऐसे करी और रखा, एट द एंड आपको पता चला कि वहाँ पे गलती थी, तो देन आप उसको ठीक नहीं कर सकते, चूँकि फ़्लो चार्ट के सारे हिस्से एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो आप उसको, चूँकि दैट इज़ नॉट अ प्रोग्राम कि उसको आप वहाँ पे जाके कंप्यूटर पे एडिट करें और आप उसको सेव कर दें, चूँकि ये फ़्लो चार्ट बनता है पेज के ऊपर, या कंप्यूटराइज भी ये बनते हैं। तो इसके लिए ये होता है कि अगर कहीं पे तब्दीली है तो आपको नया फ़्लो चार्ट बनाना पड़ेगा, पहले वाले के अंदर तब्दीली हम नहीं कर सकते। आई होप कि यहाँ तक समझ आ चुकी होगी आपको, तमाम स्टूडेंट को। हम आगे मूव करते हैं। तो अगला हमारा ये स्क्रीन आपके सामने जो नज़र आ रही है, एक्चुअली 2 नंबर को ऐड करने के लिए दोनों चीज़ें मैंने आपके सामने रखी हैं, एल्गोरिदम और फ़्लो चार्ट। एल्गोरिदम में हम करते हैं, पहला नंबर इनपुट करते हैं,
दूसरे स्टेप में दूसरा नंबर इनपुट करते हैं, तीसरे स्टेप में दोनों का एडिशन लेते हैं, n1 और n2 ये दोनों प्लस होंगे। यहाँ पे प्लस होने के बाद इसका जो रिज़ल्ट है दैट विल मूव टू सम इज़ अ वेरिएबल। ये मेमोरी सेल है जहाँ पे उनका रिज़ल्ट जाके जमा हो जाएगा और आफ्टर दैट वी विल डिस्प्ले द सम एट स्टेप 4। इन द सेम वे अगर हम फ्लो चार्ट की बात करें, फ्लो चार्ट में दिस इज़ द स्टार्ट ऑफ फ्लो चार्ट। आफ्टर दैट हमने इनपुट किया, इनपुट के लिए पैरेललोग्राम जो एक ये जो आपके सामने शेप इसका इस्तेमाल किया जाता है, रेक्टेंगल जो है वो प्रोसेसिंग के लिए होती है। तो हमने दो नंबर इनपुट किए n1 और n2। n2 में कोई भी वैल्यू हो सकती है। सपोज n1 जो है उसके अंदर हमने वैल्यू रखी है 10 और n2 में हमने वैल्यू इनपुट करवाई है दैट इज़ 5। तो इसको ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, एडिशन के लिए लेट सम इज इक्वल टू n1 प्लस n2, दोनों को ऐड करेगा जैसे हमने यहाँ पे किया था एल्गोरिथम में। उनको ऐड करने के बाद उसका जो रिज़ल्ट है वो सम में आ जाएगा एंड आफ्टर दैट आपने पैरेललोग्राम का इस्तेमाल करते हुए सम को डिस्प्ले कर दिया एंड दिस इज़ द एंड ऑफ द फ्लो चार्ट। तो ये फ्लो चार्ट जब प्रोग्रामर के सामने आएगा तो प्रोग्रामिंग की जो टेक्निक्स हैं उसका जो सिंटैक्स है, जो भी प्लेटफॉर्म आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली उसको प्रोग्राम में डिज़ाइन करेगा, कन्वर्ट करेगा एंड आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम यू विल गेट योर रिजल्ट। नेक्स्ट हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं बेटा। हमने फेज़ नंबर 1, 2, 3, 4 ये पढ़ लिया। अभी हम फेज़ नंबर 5 पे मूव करने जा रहे हैं। In this phase of problem solving, actual program is coded by using any language or programming platform suitable for the problem being solved। जो आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं उसके लिए जो सूटेबल है या जो आपने एनालिसिस किया था तो उसमें जो आपने डिसाइड किया था कि कौन सी लैंग्वेज कौन सा टूल इस्तेमाल करके इसको प्रोग्राम किया जाएगा, उसकी मदद से एक्चुअल जो है प्रोग्राम लिखा जाता है। इसके लिए अलग से कोडर भी होते हैं, एक बंदा सारा काम भी कर सकता है। अगर बड़ी कंपनी है, बड़ा प्रोजेक्ट है तो कोडर अलग से होते हैं, वो फ़्लो चार्ट उनको प्रोवाइड किए जाते हैं। उन फ़्लो चार्ट का इस्तेमाल करते हुए किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उन प्रोग्राम को लिखा जाता है। ये कुछ प्रोग्राम की लैंग्वेजेस जो हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मैंने यहाँ पे मेंशन की हैं। GW बेसिक ये बिल्कुल बुनियादी है। फोर्ट्रान फार्मूला ट्रांसलेशन, इसमें मैथमेटिकल और इंजीनियरिंग के प्रॉब्लम जो हैं इसके अंदर सॉल्व किए जाते हैं। उसके बाद COBOL कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, इसके अंदर बिज़नेस रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व किया जाता है। पास्कल जो है ये मल्टीपल टाइप के जो प्रॉब्लम हैं। जावा जो है ये मशीन डिपेंडेंट जो प्रोग्राम होते हैं, ज़्यादातर गेम्स जो हैं पहले जावा में बनती थी। इसी तरह C और C++, डेनिस रिशी ने इन लैंग्वेज को डिज़ाइन किया था। इसके अंदर भी मल्टीपल अप्रोच के प्रॉब्लम जो हैं वो सॉल्व किए जा सकते हैं। तो ये वो, इसके अलावा और भी बेशुमार प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं। मैंने कुछ कॉमन प्लेटफॉर्म जो हैं आपके सामने रखे हैं। इसके अलावा और भी प्लेटफॉर्म हैं जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम बीइंग सॉल्व। तो कोडिंग जो है या प्रोग्रामिंग भी इसे कहते हैं। ये हमारा फेज़ नंबर 5 है जिसको अभी हमने पढ़ा है। तो इसके बाद आगे जो है नेक्स्ट आने वाला जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 8, उसमें कुछ डिटेल। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और इस वीडियो में कमेंट करके हमें लाजमी तौर पर बताइएगा कि आने वाले वक्त में आप किस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो जो वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप उनसे मुस्तफीद होते रहें। अगली वीडियो तक हमें दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।